नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आपने उत्तर प्रदेश में जब 8 पुलिस वालों की हत्या की गई और फिर उसके बाद विकास दुबे उत्तर प्रदेश से फरार हो गया तो प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। उज्जैन महाकाल की नगरी में विकास दुबे ने सरेंडर किया, कैमरे के सामने सरेंडर किया और उसको लगा कि वो बच जाएगा। लेकिन रास्ते में अचानक से जो मौसम खराब हुआ और जैसे ही उत्तर प्रदेश में गाड़ी पहुंचती है, गाड़ी पलट जाती है। विकास दुबे भागने की फिराक में एनकाउंटर कर दिया जाता है। अब यह पहला मौका था जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हाईलाइट हुए थे और एक नई छवि बनी थी और उस पर सवाल भी बड़े खड़े हुए थे। और उसमें सबसे बड़ा सवाल यह था कि गाड़ी पलटी थी या पलटाई गई थी। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जवाब क्या है। उसके बाद लिस्ट लंबी है, लेकिन मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि इसका कनेक्शन बिहार की राजनीति से कैसे है। जैसे ही नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने का ऐलान किया, बिहार के एक पत्रकार ने एक बड़ा लेख लिखा अखबार में और उसके जो हेडलाइन है वो ये है कि नीतीश कुमार पलटे नहीं, इस बार पलटाए गए हैं। तो आप इस छवि से समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार की छवि क्या थी और अब परिस्थितियां कैसे बदल गई। तो मुझे लगा कि इसका जो है वो विश्लेषण करना चाहिए, तथ्यों के साथ बात रखनी चाहिए। नीतीश कुमार उस राज्य की राजनीति से जुड़े हुए जहां पर जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा हावी हो। अब यहां एक चीज जरूर हमें समझनी चाहिए कि जहां पर जातिवाद की राजनीति सबसे ज्यादा हावी होती है, वहां पर हिंदुत्व का समीकरण फैल हो जाता है, क्योंकि फिर हिंदू जातियों में बटा हुआ दिखाई देता है। तो ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह बड़े मजबूत नजर आते हैं, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव नजर आते हैं। सॉरी, मैं मुलायम सिंह बोल गया, नीतीश कुमार। अब ऐसी स्थिति में जब आप नीतीश कुमार को और भारतीय जनता पार्टी को, जब हम खेल को ही समझें, तो खेल क्या होता है आपको पता अंदाजा लगेगा कि जब शिकारी अपने आप को चतुर समझे तो कई बार शिकारी का ही शिकार हो जाता है। और इस बार अमित शाह ने वही किया जो नीतीश कुमार करते आए थे। आप याद करिए, इससे पहले नीतीश कुमार जब राजनीति में आए और अटल बिहारी वाजपेयी की जो सरकार थी, उस वक्त से जब गठबंधन हुआ दोनों पार्टियों के बीच में, 2005 में नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, बावजूद उसके नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया गया। अब आप कहोगे कि यह तो जो है वो बेवकूफी हो सकती है, लेकिन कई बार दूसरों की चालाकी को निपटाने के लिए, उससे निपटने के लिए इस तरीके की जो शतरंज की चाल है वो फेंकनी पड़ती है। क्योंकि इसको आप जोड़कर देखिए महाराष्ट्र से 2014 भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना दोनों सरकार में थे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। 2019 में जिसको हम कहें कि प्री पोल अलाइन जो हुआ, उसमें भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, बावजूद इसके उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। मामला आगे बढ़ा, उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा और महाविकास आघाड़ी के साथ चले गए। उस पार्टी के साथ चले गए, कांग्रेस पार्टी के साथ, जिसके साथ या हम कहें कि बाला साहब के अगर वक्तव्य को देखेंगे तो उस कांग्रेस पार्टी और शिवसेना का 36 का आंकड़ा, वीर सावरकर को गालियां दी जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हिंदुत्व और सनातन संस्कृति को कटघरे में खड़ा किया जाता है, बावजूद उद्धव ठाकरे साथ गए। क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगा कि उनके बिना महाराष्ट्र की राजनीति या ठाकरे परिवार के बिना महाराष्ट्र की राजनीति चल ही नहीं सकती। देवेंद्र फडणवीस या मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने इसका इंतजार किया और इंतजार 2.5 साल के इंतजार के बाद में शिवसेना को तोड़ने में कामयाब हुई और दूसरी तरफ शरद पवार की पार्टी एनसीपी को तोड़ा। जब दोनों पार्टियां टूट गई तो उसके बाद में एक नया गठबंधन बना एकनाथ शिंदे के साथ।
अजीत पवार के साथ। भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी थी, बावजूद इसके एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया और फिर अगले चुनाव तक इंतजार किया और नतीजा यह हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की जो पॉलिटिक्स थी, ठाकरे परिवार की, उसको हमेशा हमेशा के लिए महाराष्ट्र में दरवाजे बंद कर दिए। तो अगर हम बिहार के संदर्भ में इसको देखते हैं तो ठीक ऐसी ही कहानी नजर आती है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो 2013 या 2005 से अगर हम शुरू करते हैं तो 2005 से ही नरेंद्र मोदी के मुखर विरोधी रहे नीतीश कुमार। 2013 में एनडीए की तरफ से जब नरेंद्र मोदी को, या मैं तो कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तो जेडीयू ने इसीलिए, या मैं कहूंगा कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ दिया। 2015 में भारतीय जनता पार्टी हमलावर भी हुई, नीतीश कुमार के ऊपर हमला भी बोला। आप बिहार के चुनाव देख लीजिए उठाकर। इसके बावजूद लगातार नीतीश कुमार ब्लैकमेल करते रहे, भारतीय जनता पार्टी उसको सहन करती रही और 2020 में एक बार फिर वही स्थिति बनी कि जेडीयू छोटी पार्टी होते हुए और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी होते हुए भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाती है। 2021 में फिर वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं और उस वक्त विधानसभा में ये कस्में खाई जाती है कि मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। फिर वापस भारतीय जनता पार्टी के साथ आते हैं, लेकिन उससे पहले 2024 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक मोर्चा खोला, जिसमें जहां जहां विपक्षी पार्टियों की सत्ता या उनके शासित राज्य थे, उनके मुख्यमंत्रियों से, उनके नेताओं से मिलना, एक मंच तैयार करना जिससे कि नरेंद्र मोदी को हराया जा सके। क्योंकि नीतीश कुमार को यह लगा कि भारतीय जनता पार्टी कमजोर है, भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल होती है और उसका फायदा वो उठा सकते हैं। और एक तरीके से नरेंद्र मोदी को तानाशाह घोषित करने के लिए पूरा प्रयास किया नीतीश कुमार ने। बावजूद गठबंधन की किसी भी पार्टी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तो छोड़ो, इंडिया अलायंस का संयोजक तक नहीं बनाया और नीतीश कुमार ने फिर से जो है उस अलायंस को, उस गठबंधन को तोड़ दिया और वापस आ गए भारतीय जनता पार्टी के साथ। तो 2005 से लेकर, या मैं कहूंगा कि 2000 से लेकर 2025 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार नीतीश कुमार को सहन करती रही, ब्लैकमेल होती रही, इंतजार करती रही, क्योंकि बिहार का जो जातिगत समीकरण थे उसमें भारतीय जनता पार्टी को पता था कि वो अकेले सरकार में, सत्ता में नहीं आ सकते। और अकेले सत्ता में नहीं आ सकते इसका मतलब आप समझिए कि इस वक्त भी अगर विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार और अगर आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी एक साथ होकर चुनाव लड़ती तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस तरीके की जीत हासिल कर पाती? तो उसका जवाब था बिल्कुल नहीं। और कारण क्या था? एक था जिस तरीके से नीतीश कुमार की छवि बनी, सुशासन बाबू की, महिलाओं को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार की सरकार की जो छवि रही, लालू प्रसाद यादव से जब कंपेयर करते हैं तो पलड़ा भारी नजर आता है। दूसरा, नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल के दौरान या राजनीतिक जीवन में कभी भी भ्रष्टाचार के सीधे तौर पर आरोप नहीं लगे। और तीसरा, हम कह सकते हैं कि परिवारवाद। नीतीश कुमार के परिवार से निशांत कुमार को राजनीति के आसपास भी नहीं आने दिया। इन तीन मोर्चों पर नीतीश कुमार बड़े मजबूत थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को चक्रव्यूह में फंसाया। और चक्रव्यूह में किस तरीके से फंसाया? चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया गया, जबकि सबको पता था कि नीतीश कुमार का मानसिक स्वास्थ्य अब उम्र के कारण थोड़ा सा गड़बड़ा गया है। लेकिन फिर भी घोषित किया गया, क्योंकि उनको पता था कि नीतीश कुमार के ये आखिरी चुनाव है, लोगों का एक, जिसको हम कहें कि सिंपैथी वोटर उनके साथ खड़ा होगा और उसका फायदा इस गठबंधन को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ा जो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरा, इसी के साथ जिस नीतीश कुमार को जब भी वो मुख्यमंत्री रहे, गृह मंत्रालय, और ज्यादातर अगर आप राज्यों का गणित देखोगे तो मुख्यमंत्री के पास गृह मंत्रालय होता है, तो बिहार में भी नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय। भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी को गृह मंत्रालय दिया। तो आप समझ सकते हैं ये एक तरीके से
नीतीश कुमार को कमजोर करने का पहला कदम था। उसके बाद 3 महीने भी नहीं हुए और 3 महीने में जो एक सबसे बड़ी जो छवि थी जिसकी हम बात कर सकते हैं, परिवारवाद, तो एक प्रलोभन दिया गया कि निशांत कुमार को अब भारतीय राजनीति में लाना चाहिए, या मैं कहूंगा कि बिहार की राजनीति में अब निशांत कुमार को आना चाहिए। और क्यों आना चाहिए? क्योंकि नीतीश कुमार के बाद जेडीयू को कौन संभालेगा। अब ऐसी स्थिति में जो परिवारवाद का एक जो ठप्पा था वो अब नीतीश कुमार के चस्पा कर दिया। तो अब नीतीश कुमार भी उसी लिस्ट में शामिल हो गए कि अपने रहते हुए मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा, राज्यसभा में जाने का ऐलान और उसके बाद निशांत कुमार को डिप्टी सीएम की शर्त रखना। तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े ही प्यार से, जिसको हम कहें कि नीतीश कुमार के कमजोर होने का इंतजार किया। बड़े लंबे इंतजार के बाद में भारतीय जनता पार्टी का अब मुख्यमंत्री बनेगा बिहार में। अब इसमें अगर आप आगे की कहानी देखते हो तो इस वक्त जेडीयू आसानी से हार मान जाएगी ऐसा भी नजर नहीं आता, क्योंकि जेडीयू की तरफ से निशांत कुमार को डिप्टी सीएम, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने ऑफर दिया कि 2 डिप्टी सीएम होंगे, लेकिन जेडीयू चाहती है कि एक ही डिप्टी सीएम हो। अब आप समझ सकते हैं कि डिप्टी सीएम कौन होगा, लेकिन शर्तें वही है सरकार का गठन जिस तरीके से अभी चुनाव हुआ कि जिस पहले भारतीय जनता पार्टी का डिप्टी सीएम जिसके पास गृह मंत्रालय था, तो अब वो गृह मंत्रालय जेडीयू के पास होना चाहिए। जेडीयू के कोटे से 15 मंत्री होने चाहिए। इसके अलावा जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, उनके एक और 2 जो है वो लोजपा के। तो इस तरीके की खबरें जो है वो अब सामने आ रही है। तो मामला अभी निपटा नहीं, लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति में गुम हो जाएंगे। अब वो केंद्र की राजनीति, या हम कहें कि राज्यसभा में वो बैठेंगे और निशांत कुमार अब जेडीयू की कमान संभालेंगे। तो निशांत कुमार का राजनीतिक अनुभव कितना है और भारतीय जनता पार्टी का अब जो है वो जेडीयू को साथ में लेकर चलना उससे भी ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि निशांत कुमार को जल्दी जो है और ज्यादा मैनिपुलेट कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। इसलिए नीतीश कुमार पलटे नहीं, पलटाए गए हैं, बड़े तरीके से पलटाए गए हैं और भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति में कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।